हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू ईस्कैट। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अपकमिंग 150 डेज के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी हो कि हम क्वांट सेक्शन में 99 परसेंटाइल स्कोर कर पाए। ये सेक्शन आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन तो है ही, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस सेक्शन में काफी ज्यादा चिंता रहता है, कंसर्न रहता है कि सर कैसे करें क्वांट को। बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। हम जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, हम मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, फिर भी ये चीजें नहीं पता है, कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर एक क्वेरी जो आपके दिमाग में आती है स्टूडेंट्स, उन सब का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो इस वीडियो को कंप्लीट फॉर्म में कवर कीजिएगा। आई गारंटी यू कि ये आपको पूरी क्वांट प्रिपरेशन में अपकमिंग 150 डेज के लिए जो आप प्लान बनाने वाले हैं उसमें आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है। और इन इनपुट्स को अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो आप क्वांट सेक्शन में बहुत अच्छा कर सकते हैं इन द अपकमिंग कैट एग्जाम। तो बिना समय खराब किए शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स। बच्चों, क्वांट सेक्शन की अगर बात करें, सभी को पता है, नहीं पता है तो पता होना चाहिए कि 66 मार्क्स का आपका क्वांट सेक्शन होना है। 22 क्वेश्चंस होने, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होना है। ये बहुत छोटी बातें हैं स्टूडेंट, सभी को ये बातें पता है। तो अपकमिंग 150 डेज में कैसा रोड मैप बनाया जाए, कैसे टॉपिक को हम पहले कवर करें, किन्हें पहले कवर करें, किन्हें बहुत ज्यादा अटेंशन देना है, किन्हें स्किप करना है, या स्किप ना करें तो किसको कम पढ़ें तो भी काम चल जाएगा, वो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। प्रिपेयरिंग फॉर द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन ऑफ द कैट रिक्वायर्स ए स्ट्रक्चर्ड एंड फोकस्ड अप्रोच। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। अगर आप व्यवस्थित तरीके से पढ़ रहे हैं, अपनी भाषा में अगर आप स्ट्रक्चर्ड व्यवस्थित तरीके से पढ़ रहे हैं तो ही आप अच्छा करेंगे। कभी कहां से पढ़ लिया, इस यूट्यूब से ये देख लिया, वहां से ये देख लिया, ऐसे अच्छा नहीं हो पाएगा। ओके, सो हियर वी हैव द प्लान फॉर 150 डेज गाइस। 150 डेज को मैंने 50 डेज के 3 सेगमेंट में डिवाइड किया है। फर्स्ट 50 डेज, सेकंड 50 डेज एंड थर्ड 50 डेज, दैट्स इट। तो फर्स्ट 50 डेज में हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए? फर्स्ट 50 डेज में हम जो सिलेबस है हमारा, जो मेंशन्ड है, जिनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जो एक आइडल सिलेबस हम लोग फॉलो करते हैं, वो पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए फर्स्ट 50 डेज में। सिलेबस कंप्लीशन मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको उसके बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल क्वेश्चन भी कर लेने हैं। फर्स्ट 50 डेज में जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी के बेसिक्स आपको पता हो, फंडामेंटल्स आपको क्लियर हो, और आप इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन कर पा रहे हैं, कुछ पीवाईक्यूज भी आप सॉल्व कर लें। तो फर्स्ट 50 डेज में आपका ये प्लानिंग होना चाहिए कि मुझे सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है। सिलेबस कैसे कंप्लीट होना है स्टूडेंट्स? सिलेबस कंप्लीट करते वक्त हमें ये नहीं करना है कि क्लास अटेंड हो गई और टॉपिक खत्म हो गया, ऐसा नहीं होगा बच्चों। और ऐसा वो आपके लिए टॉपिक खत्म हो भी नहीं पाता है। क्लास खत्म, टॉपिक खत्म पे आप नहीं चल सकते हैं अब कैट एग्जाम में। ओके, सो गाइस क्या करना है, इन 50 डेज के अंदर हमें डेली 3 आवर आपको देना पड़ेगा क्वांट सेक्शन को गाइस, है ना। 2 to 3 आवर, या अगर आप डेडिकेटेडली तैयारी कर रहे हैं, पूरा डेडिकेशन आपका इसी प्रिपरेशन के ऊपर है, तो आप 3 to 4 आवर दें क्वांट सेक्शन को। अगर 99 परसेंटाइल अचीव करना है तो ठीक है, 19, 89, 85 से काम चल जाएगा, तो फिर आपके लिए अलग प्लान कुछ बनाएंगे हम। लेकिन 99 परसेंटाइल अगर लेके आना है, और अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल पर हैं भी, तो आने वाले 50 दिन में सभी टॉपिक्स को कवर कर लें। 3 to 4 आवर्स आपको डेली पढ़ना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ये टॉपिक कैसे कवर हो पाएंगे? अब कैसे टॉपिक कवर करना है? मैंने आपको बोला स्टूडेंट्स कि क्लास खत्म टॉपिक खत्म, ऐसा नहीं होगा। क्लास आपने अटेंड किया है बच्चों, उस क्लास को आप रिवाइज करेंगे, पूरा रिवीजन आपको चलना चाहिए। और थ्रू आउट जैसे जैसे आपके टॉपिक्स खत्म होते जाते हैं, आपका रिवीजन एक भी दिन नहीं रुकना चाहिए। आपको मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पा रहे होंगे, कुछ कैट पीवाईक्यूज भी आप सॉल्व कर पा रहे होंगे जो कि रिसेंट ईयर में पूछे गए उस पर्टिकुलर टॉपिक से संबंधित। ओके, तो यहां हम क्या करने वाले हैं, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स। जो भी हमारे बेसिक्स होते हैं किसी भी टॉपिक के, रेशियो प्रोपोर्शन लिया तो उसके जितने भी बेसिक्स हैं, उन बेसिक के पीछे क्या लॉजिक है। केवल फॉर्मूला काम करने से, फॉर्मूला याद कर लेने से काम नहीं चलेगा बच्चों, हमें बेसिक्स पता होने चाहिए। अच्छा ऐसे होता है, विजुअलाइज चीजें हमें होनी चाहिए। अच्छा ये हुआ, उसका इतना हो गया, ये सब हमें पता होना चाहिए। वो है आपकी बेसिक कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग।
ऐसा नहीं है फॉर्मूला याद हो गया, आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया। आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग टॉपिक की होनी चाहिए। 2 टॉपिक मैं आपको बताऊंगा अर्थमेटिक के अंदर, उनकी तो एटलीस्ट आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए। ओके, तो कवर ऑल टॉपिक्स thoroughly गाइस, इसमें हमें कुछ भी मिस नहीं करना है। कई बार टीचर्स हमें बोल देते हैं, कई बार टीचर्स इवन बच्चों का भी ऐसा मानना होता है कि सर 22 क्वेश्चन आने हैं। यूजुअली लास्ट ईयर तो यही हुआ था कि 10 to 11 क्वेश्चन जितने सही कर दिए थे उसका तो 99.5% आ गया था, है ना। तो हमें तो केवल 10-11 क्वेश्चन करने हैं, 22 में से 10-11 ही अगर करने हैं तो फिर हम पूरा कोर्स क्यों कवर करेंगे। आपको स्टूडेंट्स पूरा कोर्स कवर करना चाहिए। ओके, अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं प्रिपरेशन का, आपके पास सफिशिएंट समय है, आपके पास 150 डेज हैं, तो आपको कंप्लीट कोर्स को कवर करना है। स्किप आप अभी किसी टॉपिक को ना करें। अगर आप एक्सट्रीम लेवल तक नहीं जा पा रहे हैं तो इन 50 डेज के अंदर हर टॉपिक के बेसिक्स और उनके मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चंस तो आपको एटलीस्ट पता होने ही चाहिए। उसके बाद प्रैक्टिस बेसिक एंड मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन, ये तो बात मैं आपको बोल चुका हूं गाइस। तो ये तीनों आपको कवर करना है इन 150 डेज के अंदर। क्या क्या सेक्शन होने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक्स होने वाले हैं, उन पे हम बात करेंगे फॉर श्योर। उसके बाद स्टूडेंट्स फेज 2 की अगर बात करें, जो कि 51 से लेके 100 डेज का 50-50 दिन के 3 सेगमेंट मैंने बनाए थे, उसके अंदर हम क्या कर रहे होंगे, एडवांस लेवल प्रैक्टिस क्वेश्चंस। बच्चों ध्यान दें, हर साल बच्चे यही करते हैं, यही गलती करते हैं। क्या करते हैं बेटा, सर हम तो बस कोर्स पूरा करके चले गए थे, लेकिन अर्थमेटिक में तो बहुत बड़ी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आया, बहुत कैलकुलेटिव आया, एलजेब्रा के अंदर सर बहुत नए नए क्वेश्चंस बन गए, सर वो तो सॉल्व ही नहीं हो पाएंगे हमसे। ऐसा कई बार होता है, और ये केवल उन बच्चों की गलती है बच्चों जो केवल बेसिक्स कवर करके चले गए। जब तक आप नए क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे, जब तक आप थोड़े एडवांस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक वो थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं हो पाएगा। बच्चों ऐसा नहीं होगा कि आपको क्वेश्चन आता है वहां जाके वही क्वेश्चन मिल जाएगा। नया क्वेश्चन मिलना है, नए तरीके से कंडीशंस को फ्रेम करना पड़ेगा। नए तरीके से कंडीशन फ्रेम करने के लिए थॉट प्रोसेस आपके पास होना चाहिए। आपको पता ही नहीं है क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, तो वहां आप पैनिक कर जाएंगे और पॉजिटिव मार्क्स लेने की बजाय कुछ गलती करके नेगेटिव मार्क्स आप ले लेंगे। ओके, तो इसीलिए स्टूडेंट्स आपको एडवांस लेवल क्वेश्चंस करने हैं इन द सेकंड फेज ऑफ 150 डेज। ओके स्टूडेंट्स, 150 डेज का जो सेकंड फेज मैंने आपको बताया है 50 डेज का, 51 से लेकर 100 डेज, वहां आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करने हैं। बिगिन टाइम्ड प्रैक्टिस सेशंस गाइस, यहां आप प्रैक्टिस सेशंस के लिए टाइम भी डाल दें। फॉर एग्जांपल मैं टाइम एंड वर्क का कुछ क्वेश्चन कर रहा हूं, है ना, तो मैंने 20 क्वेश्चंस थोड़े अच्छे लेवल के लिए, तो ये 20 क्वेश्चन जो है मैं ट्राई करूंगा कि मैं 30 मिनट में कर लूं, या 35 मिनट में मैं कितने कर पाता हूं। तो अपने आप को एक टाइम रेंज देना पड़ेगा, क्योंकि अब ऐसा नहीं है स्टूडेंट, देखो कई बच्चे मैथ्स में अच्छे होते हैं, प्रिपरेशन करने का तरीका क्या होता है, क्वेश्चन लिया, किताब लिखी, मतलब किताब रखी सामने, वहां से क्वेश्चन करने लगे, सुबह से लेकर शाम तक क्वेश्चन सॉल्व किए, क्वेश्चन हो गए, ठीक है। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है, आपका थॉट प्रोसेस वहां बच्चों ये मैटर नहीं कर रहा है कि आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, वहां मैटर ये भी कर रहा है कि आपको क्वेश्चन कितना जल्दी आता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आपका केवल नॉलेज होने से काम नहीं चलेगा, आपका नॉलेज फास्ट होना चाहिए, आप उस क्वेश्चन को जल्दी कर पाए, आपकी कैलकुलेशन उतनी फास्ट होनी चाहिए। आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है। तो टाइम्ड प्रैक्टिस सेशन बहुत जरूरी है, अपने आप को टाइम्ड प्रैक्टिस सेशन आपको लेने होंगे। आइडेंटिफाई एंड वर्क ऑन द वीक एरियाज। बच्चों जो भी आपको कमजोरी लगती है इन हार्ड क्वेश्चन को, हार्ड मतलब ये बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं है, एडवांस लेवल मतलब थोड़े मॉडरेट से थोड़ा सा डिफिकल्ट आप मान लो, मॉडरेट और डिफिकल्ट दोनों को मिला के हम बात कर रहे हैं। ओके, तो यहां जो भी आपको आपके वीक एरियाज लगते हैं कि अर्थमेटिक में सर मैं मिक्सचर का अच्छा क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूं, तो मिक्सचर के बेसिक्स को वापस रिवाइज करें। जिस क्वेश्चन में आप अटक गए उस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखिए। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपको तभी हो पाएगी जब आपने थोड़े अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए और उनके सॉल्यूशंस को देख के आपने समझा, तब जाके आप प्रिपेयर हो पाते हैं कैट एग्जाम में जो एक्चुअल क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं उनको अप्रोच करने के लिए। ओके, तो नाउ गाइस आइडेंटिफाई एंड वर्क ऑन द वीक एरियाज, ये हमारा फेज 2 मतलब 51 से लेके 100 डेज में ये काम चलने वाला है हमारा। उसके बाद थर्ड फेज में क्या चलने वाला है, इंटेंसिव रिवीजन ऑफ ऑल द टॉपिक्स। जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं हमने
उन सभी का रिवीजन चलेगा। रिवीजन कंप्लीट फॉर्म में होना चाहिए, सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में हो, है ना, बेसिक्स भी आपको पता हो। ओके, और रिवीजन इंटेंसिव का मतलब यह है गाइस कि हर एक टॉपिक का सफिशिएंट रिवीजन आपको करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स की पहले पढ़ा था और अब आता ही नहीं है, तो पहले वो समय खराब गया आपका। आपने अगर पहले कुछ पढ़ रखा है और एग्जाम में अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो वो बहुत बड़ा समय जो आपने इन्वेस्ट किया था वो वेस्ट हो चुका है। तो हर टॉपिक का सफिशिएंट रिवीजन हमें करना होगा स्टूडेंट्स। फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट, यहां हम हमारी स्पीड को थोड़ा फास्ट कर रहे होंगे, एक्यूरेसी हमारी अच्छी होनी चाहिए गाइस। फोकस ऑन, ये फेज 3 की बात हो रही है बेटा, 100 से लेके 150 डेज की। ओके, फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट एंड एक्यूरेसी, रेगुलर मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस। रेगुलर मॉक टेस्ट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज इसी में आपको क्या मिल जाने हैं, एडवांस क्वेश्चन भी मिल जाने हैं, उनके सॉल्यूशन भी मिल जाने हैं, कहां हम गलती कर रहे हैं, कहां हमारे वीक एरियाज है, वो सब कुछ पता पड़ जाना है बच्चों हमें इस रेगुलर मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस के अंदर। तो हमें देने हैं बच्चों लास्ट के 50 दिन में जितने मॉक टेस्ट हम दे सकते हैं उतने मॉक टेस्ट, ऐसा आपको सभी कहते हैं। ऐसा ना करें बच्चों, उतने ही मॉक टेस्ट दें जितने आप अच्छे से एनालाइज कर पाए। ओके स्टूडेंट्स, सुबह से लेकर शाम तक मॉक टेस्ट देने से काम नहीं चलेगा बच्चों। मॉक टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज भी करना पड़ेगा। कैसे एनालाइज करना है मॉक टेस्ट को, इसके लिए मैं आपके लिए इसको लेकर मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगा, कैसे आपको एनालिसिस करना है। तो आपको इस थर्ड फेज के अंदर रेगुलर मॉक टेस्ट देने हैं, उनका एनालिसिस करना है, वहां पर हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचान पाते हैं और उसके अकॉर्डिंग फर्दर प्लानिंग अप कर पाते हैं कि ये टॉपिक मेरा अच्छा है, तो अच्छा इस टॉपिक को तो मैं, अगर एग्जाम में मुझे स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन में इस टॉपिक का क्वेश्चन दिख गया तो वो तो मैं अटेम्प्ट करने जाऊंगा। लेकिन ये तो मेरा बहुत ही निकम्मा टॉपिक है, बिल्कुल समझ नहीं आ पाया, तो अगर वो पहला ही क्वेश्चन दिख जाता तो आप समय खराब नहीं करेंगे उस टाइम के लिए, आप डायरेक्ट सेकंड पे आएंगे कि लास्ट में अगर टाइम बचा तो हम बाद में इसे अटेम्प्ट करेंगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स ना? तो गाइस यहां आपको पता पड़ते हैं आपकी वीक एरियाज और स्ट्रॉन्ग एरियाज। ओके ना, अब बच्चों ध्यान दें, डे 1 से लेके 50 तक फाउंडेशन बिल्डिंग। बच्चों ये 5 सेक्शन आपके होने हैं, कहां, ये 5 सेक्शन आपके होने हैं आपकी सिलेबस के अंदर। नंबर सिस्टम सबसे पहला, और यूं कहें कि सबसे ज्यादा वेटेज तो आपका अर्थमेटिक का होने वाला है, लेकिन कंसेप्चुअली क्लियर आपको नंबर सिस्टम ही बनाने वाला है इस पूरी क्वांट के अंदर। क्योंकि नंबर्स पे अगर आपकी कमांड नहीं है तो आप कहीं ना कहीं, हर क्वेश्चन में आपको नंबर मिलने हैं, हर क्वेश्चन में अगर नंबर मिलने हैं गाइस तो उस पे तो हमारी अच्छी कमांड होनी चाहिए, प्रॉपर्टी से आप फेमिलियर होने चाहिए कि अच्छा ये नंबर है, ये नंबर तो 11 से डिविजिबल है, ये 13 से डिविजिबल है, अच्छा इसका यूनिट प्लेस तो इतना होगा। ये एक थॉट प्रोसेस जो आपका होना चाहिए बच्चों, वो आपका बिल्डअप होता है नंबर सिस्टम टॉपिक से। इस नंबर सिस्टम टॉपिक में रिसेंट ईयर्स या पिछले कुछ सालों से बेस सिस्टम पर एक भी क्वेश्चन नहीं है ना? तो आप इसको एक बार के लिए सोच सकते हैं कि थोड़ा अगर बेसिक भी कवर किया है इसका तो ठीक है, चलेगा आपके लिए। बेसिक्स, नंबर सिस्टम के बेसिक्स करने हैं, डिविजिबिलिटी करनी है, एचसीएफ एलसीएम करना है, रिमाइंडर्स करने हैं, फैक्टोरियल्स करने हैं और फैक्टर्स भी करने हैं। ओके, तो इन सब का आप सफिशिएंट कंटेंट तैयार कर लें फर्स्ट 50 डेज के अंदर, इनके बेसिक्स क्लियर हो और मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चन आप कर पा रहे हो। ओके, उसके बाद सबसे ज्यादा वेटेज जो आपको मिलना है गाइस, वो मिलना है अर्थमेटिक का। बात करें बच्चों नंबर सिस्टम का, तो यहां से आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिलते हैं आउट ऑफ 22 क्वेश्चन। काफी बड़ा सेगमेंट है ये, बहुत ज्यादा समय लेता है प्रिपरेशन के अंदर, और मैं कई बार रिकमेंड करता हूं कि आप इसी से शुरुआत किया करें ताकि आप फिर बाद में कंफर्टेबल हो जाते हैं। ओके, लेकिन कई बार बच्चे अर्थमेटिक से शुरुआत कर सकते हैं, ये आपका कॉल है बच्चों, चाहो तो अर्थमेटिक से शुरू करो, चाहे तो नंबर से शुरू करो। नंबर्स से शुरू करने का एडवांटेज ये है गाइस कि हम थोड़ी कैलकुलेशन टिप्स एंड ट्रिक्स सीख जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस पूरी क्वांट में बाय डिफॉल्ट हो जाती है। नंबर्स की प्रॉपर्टीज अगर पता पड़ गई है तो अर्थमेटिक में भी उनको हम कई तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ओके ना, तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि पहले आप नंबर सिस्टम करें फिर आप अर्थमेटिक करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमें तो अर्थमेटिक ही पहले करना है तो कर सकते हैं, कोई बड़ा पाप वाली बात नहीं है, आप पाप नहीं कर दोगे, ठीक है ना।
इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपका वो है रेशियो एंड प्रपोर्शन। सबसे पहले रेशियो एंड प्रपोर्शन और परसेंटेज, ये दो टॉपिक पे अगर आपका कमांड अच्छा हो गया तो ही आपका अर्थमेटिक पूरा अच्छा होगा, बाकी आपका अर्थमेटिक अच्छा नहीं हो सकता बच्चों। आपको रेशियो और परसेंटेज अच्छे से नहीं बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए। इनकी सारी एप्लीकेशन आपको पता हो, इनके जो हाई कंसेप्ट बनते हैं या जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वो आपको सॉल्व करने आते हो। जो बड़ी लैंग्वेज होती है जिन क्वेश्चंस के अंदर 5-5 6-6 लाइन के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें सॉल्व करना आपको आता हो तो इन्हें आप अपनी प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा समय दें, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। अब बच्चे सोचेंगे सर ये तो बहुत इजी टॉपिक होते हैं। बेटा इजी टॉपिक इसलिए आपको लग रहा है बिकॉज आपने एक्चुअल क्वेश्चन देखे ही नहीं है जो इन दो टॉपिक से फ्रेम हो सकते हैं। अगर आपने वो एक्चुअल क्वेश्चन देखे हैं बच्चों, उनको सॉल्व करें। वो सॉल्व कर लेने के बाद आप इन टॉपिक्स में प्रॉफिट एंड लॉस, SI CI है ना, और मिक्सचर एंड एलिगेशन, इन सब में काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाने। तो ये दो टॉपिक अर्थमेटिक की सोल अगर हम बात करें तो परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। ये दो टॉपिक अगर अच्छे हैं तो ही आपकी पूरी अर्थमेटिक अच्छी होगी, बाकी अच्छी नहीं होगी। तो ये दो टॉपिक करने से आपके प्रॉफिट एंड लॉस, SI CI, मिक्सचर बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर पाओगे। उसके अलावा एवरेज को आप सेपरेट तैयार करेंगे, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। अर्थमेटिक ऐसा सेक्शन है बच्चों जिसमें आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब कुछ कवर करना है बिकॉज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 9 to 10 क्वेश्चंस आपको अर्थमेटिक से पूछे जाएंगे फॉर श्योर। एलजेब्रा की अगर बात करें, एलजेब्रा बच्चों को काफी टफ लगता है। बच्चे सोचते हैं कि हम तो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं या मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो भी हमें ये चीजें समझ में नहीं आ सकती बिकॉज बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, क्या क्या पढ़ेंगे सर। तो ऐसा नहीं है बच्चों, बेसिक से अगर आप शुरुआत करते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको दे रखा है एलजेब्रा पूरा मैंने पढ़ा दिया है इसी चैनल के ऊपर, प्लेलिस्ट बनी हुई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एलजेब्रा का लिंक भी मिल जाने वाला है। तो यहां बच्चों ध्यान दें, एलजेब्रा जो है बच्चों ये आपको कंप्लीट फॉर्म में कवर करनी है। इसमें भी आप कुछ भी ना छोड़ें, इसमें भी आप कुछ भी ना छोड़ें। बिकॉज मैं क्यों कह रहा हूं कि आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, बिकॉज हमें नहीं पता बच्चों कि क्वेश्चन जो आना है वो किस टॉपिक से बहुत टफ आना है और किस टॉपिक से बहुत इजी आना है। बच्चे बिल्कुल क्या करते हैं, एलजेब्रा छोड़ देते हैं, बिल्कुल छोड़ देते हैं। लीनियर इक्वेशन पे क्वेश्चन आया और सॉल्व नहीं हो पाया, लेकिन अगर 10 मिनट भी पढ़ा होता लीनियर तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता बिकॉज वो इजी क्वेश्चन था। ओके, तो आप ऐसा बिल्कुल स्किप कुछ ना करें, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। और एलजेब्रा और अर्थमेटिक तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके दो सेगमेंट है, 6 to 7 क्वेश्चन, या फिर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो 7 to 8 क्वेश्चन भी आपको एलजेब्रा से दिख जाते हैं आउट ऑफ 22 क्वेश्चंस। उसके बाद आता है ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, जहां आपको 3 to 4 क्वेश्चंस मिलने हैं गाइस। बहुत सारे फॉर्मूलाज है सर, बहुत सारे फॉर्मूलाज है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, क्या करें। अरे बेसिक्स तो इनके क्लियर करो एक बार, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए। अगर आप बेसिक फॉर्मूला से फर्स्ट 50 डेज में फेमिलियर हो गए तो सेकंड फेज में, मतलब 51 से लेके 100 डेज तक, 51 से लेके 100 डेज तक, और फिर 101 से लेके 150 डेज तक आप मॉक्स वगैरह में काफी ज्यादा फेमिलियर हो जाएंगे प्रॉपर्टीज से। तो इससे डरना नहीं है। थर्ड और फोर्थ सेगमेंट, इन दोनों सेगमेंट से डरना नहीं है। बहुत बड़ी भीड़ को आप तभी बीट कर पाएंगे। एक नॉर्मल स्टूडेंट, एक अच्छे और एक बहुत अच्छे स्टूडेंट में जो फर्क है वो ये दो सेगमेंट मिलकर डिसाइड करते हैं बच्चों। पूरा क्राउड अर्थमेटिक को अच्छी करके जाता है और बहुत सारा क्राउड तो केवल अर्थमेटिक के भरोसे ही जाता है। इन दो में आप जो स्कोर एक्स्ट्रा बनाते हैं, इन दो सेक्शन में आप जो स्कोर एक्स्ट्रा करते हैं वही आपके परसेंटाइल को ऊपर लेके जाता है बच्चों। ओके, वही आपके परसेंटाइल को ऊपर लेके जाता है। लास्ट में आता है मॉडर्न मैथ्स, जिससे आपको 0 to 1 क्वेश्चन मिलता है बच्चों। ये आपका परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एंड सेट थ्योरी। तो बच्चों को लग जाता है कि इसको तो स्किप ही कर देते हैं सर, 0 से 1 के लिए क्या करें। स्किप करने का मैं आपको राय बिल्कुल नहीं दूंगा, इनके बेसिक्स कवर करें। देखना बच्चों, रिसेंट कैट एग्जाम के पीवाईक्यू लेके देखना, जिस भी शिफ्ट में पीएनसी का क्वेश्चन आया है, ये प्रोबेबिलिटी का तो बहुत समय से नहीं आया है, और सेट थ्योरी के अंदर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कितने इजी क्वेश्चन थे वो, केवल बेसिक पता होते तो भी काम चल जाता। क्लियर। तो इसीलिए स्किप कुछ ना करें, सब कुछ आपको आना चाहिए। अभी मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि कंप्लीट फॉर्म में सिलेबस को कवर करें।
अच्छा लेवल हर टॉपिक में कवर करें, लेकिन किसी टॉपिक में अगर एक्सट्रीम लेवल तक नहीं जा पा रहे हैं तो उसके बेसिक्स हमें पता हो, बेसिक्स को आप स्किप ना करें किसी भी टॉपिक के। ओके, तो ये आपका वेटेज होने वाला है हर सेक्शन का। 5 सेक्शन आपके हैं, पांचों का वेटेज आप देख पा रहे हैं। सबसे ज्यादा हमें अर्थमेटिक में रेशियो और परसेंटेज को इज्जत देना है। उसके बाद अलजेब्रा को कंप्लीट फॉर्म में खत्म करना है। ज्योमेट्री के फॉर्मूला से डरना नहीं है। अगर आपने एक बार बेसिक्स कवर कर लिए तो इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चों की, आप फॉर्मूला से फैमिलियर हो जाएंगे। डरना नहीं है, आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। बच्चे मतलब लेके बैठ जाते हैं कि सर ज्योमेट्री तो आ ही नहीं सकती हमको, ज्योमेट्री तो इम्पॉसिबल है सर। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, माइंडसेट है आपका केवल और केवल। शुरुआत तो करो, आप अच्छा कर जाएंगे फॉर श्योर। ओके ना, फाउंडेशन बिल्डिंग में हम बात कर रहे थे बच्चों, फाउंडेशन बिल्डिंग में क्या क्या करना है हमें। कंसेप्चुअल क्लियरिटी, हमें बहुत अच्छे से कंसेप्ट को कवर करना है फर्स्ट 1 to 50 डेज में। यूज स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन ईच टॉपिक। बच्चों ध्यान दें, कुछ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक आप ले सकते हैं, है ना, मैं रिकमेंड भी कर दूंगा आपको टेक्स्ट बुक के लिए। ऑनलाइन रिसोर्सेज टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन ईच टॉपिक। अगर आप YouTube से पढ़ रहे हैं तो आप कई जगह से कवर कर सकते हैं, लेकिन YouTube से पढ़ने का एक ही नुकसान है बच्चों कि आप स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं आ पाते। दैट्स इट। अगर आप आ पा रहे हैं स्ट्रक्चर्ड में तो कोई दिक्कत नहीं, आप YouTube से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, देखते हैं स्टूडेंट्स सेकंड पॉइंट हमारा, प्रैक्टिस बेसिक क्वेश्चंस। आपको बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इन फर्स्ट 150 डेज की हम बात कर रहे हैं गाइस। सॉल्व ए वैरायटी ऑफ बेसिक्स एंड मॉडरेट लेवल प्रॉब्लम्स टू रीइंफोर्स अंडरस्टैंडिंग। हमें बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग कर लेनी है सभी टॉपिक्स के ऊपर। डेली स्टडी प्लान डेडिकेटेड 3 to 4 आवर्स डेली, फोकसिंग ऑन डिफरेंट टॉपिक्स ईच डे। बच्चों ध्यान दें, 3 to 4 आवर्स आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। 50 डेज अगर डेली 3 to 4 आवर पढ़ रहे हैं, अगर एवरेज आपका रोज 3 से ज्यादा का नहीं भी रहता है, एवरेज 3 का भी रह जाता है, तो 150 आवर्स आपको मिलेंगे बच्चों क्वांट के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, जो कि सफिशिएंट है। आप 150 आवर्स में क्वांट को कंप्लीट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके ना, उसके बाद वीकली रिवीजन करना है आपको। वीकली रिवीजन मैंने आपको पहले कहा था कि आप डेली जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज जरूर कर लें, रात को एक बार रिवाइज कर लिया करो। वीकली रिवाइज तो आपको करना ही पड़ेगा, सारे टॉपिक्स को समराइज एंड रिवाइज की कॉन्सेप्ट्स वीकली। जो भी आपके की फॉर्मुलाज हैं, की कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, कॉन्सेप्ट किसी भी टॉपिक को समझने के लिए जो कॉन्सेप्ट आपने समझे हैं, उन कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन आपको कंप्लीट करना होगा वीकली बेसिस के ऊपर। तो ये काम हमारा रहेगा फर्स्ट 50 डेज में। सेकंड 50 डेज में हम क्या करने वाले हैं, टॉपिक्स टू फोकस एडवांस प्रॉब्लम्स हम करेंगे, डाइव इनटू हायर डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस इन ऑल प्रीवियसली कवर्ड टॉपिक्स। जितने भी टॉपिक्स हमने फर्स्ट फेज में कवर किए थे, फर्स्ट 50 डेज के सेगमेंट में हमने कवर किए थे, उन सभी के एडवांस लेवल क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे बेटा इस 50 डेज के सेगमेंट में। इंटीग्रेटेड टॉपिक्स वर्क ऑन क्वेश्चंस कंबाइनिंग मल्टीपल टॉपिक्स। बच्चों ध्यान दिए, मल्टीपल टॉपिक्स कंबाइन हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल ज्योमेट्री और अलजेब्रा। अब बच्चे अलजेब्रा छोड़ के जाते हैं, ज्योमेट्री पढ़ के जाते हैं, क्वेश्चन जो आता है वो अलजेब्रा ज्योमेट्री मिला के आ जाता है। तो ऐसी हरकतें ना हो बच्चों हमारे साथ में, बेसिक्स हमें हर टॉपिक के पता हो। तो मल्टीपल टॉपिक्स को कंबाइन करके जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, बहुत ज्यादा फ्रेम होते हैं बच्चों, अलजेब्रा और अर्थमेटिक दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। किसी भी अर्थमेटिक के क्वेश्चन में अलजेब्रा का भी कोई कंसेप्ट डाल दिया, ओके, तो वो क्वेश्चन को सॉल्व करना अगर आपको आ गया, इसका मतलब आपको सारे टॉपिक्स की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो रही है। ओके, नाउ गाइस, डेटा इंटरप्रिटेशन के कुछ कंसेप्ट, मतलब यहां जो क्वांट में हम सीखेंगे वो हमें डीआई में भी हेल्प करेगा फॉर श्योर। और डीआई में जब हम सॉल्व करते हैं थोड़ा स्पीड हमारा अच्छा हो जाता है। डीआई सॉल्व करते वक्त हम थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाते हैं, ज्यादा हमारा थॉट प्रोसेस डेवलप हो पाता है। तो डीआई हाउएवर आपका एक सेपरेट सेक्शन है, ऑल्दो पार्ट ऑफ ए डिफरेंट सेक्शन। प्रैक्टिस डीआई एज इट ऑफन रिक्वायर्स क्वांटिटेटिव स्किल्स। आप जब वहां डीआई की प्रैक्टिस करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आप परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, इनसे काफी ज्यादा फेमिलियर हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने यहां ये टॉपिक मेंशन किया है स्टूडेंट्स। बच्चों ध्यान दे, फेज 2 में हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स। फेज 2 में टाइम प्रैक्टिस, मैंने आपको बोला था बच्चों टाइम प्रैक्टिस हम करेंगे फेज 2 के अंदर। स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस विद द टाइम कांस्टेंट टू बिल्ड स्पीड। स्पीड बढ़ानी होगी,
सिलेक्शन या कट ऑफ या परसेंटाइल हमारा केवल तभी नहीं निकलेगा बच्चों जब हमें आता बहुत सारों को है। क्या हमें जल्दी आ पाता है, क्या हम उस 40 मिनट के सेगमेंट में उस 40 मिनट के अंदर 14-15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ये है आपका एक्चुअल लेवल जो आपका होना चाहिए। 14-15 आपने सॉल्व करके अगर सॉल्व किए, दो अगर गलत भी हो गए स्टूडेंट्स, तो भी आप 99 परसेंटाइल को पार कर चुके हैं बच्चों। टेंशन ना लें, आप बहुत अच्छा कर चुके हैं एग्जाम के अंदर। ओके नाउ गाइस, तो आपको स्पीड बढ़ानी होगी, स्पीड पे काम करना होगा सेकंड फेज के अंदर 51 से लेके 100 डेज के फेज में। आइडेंटिफाई वीक एरियाज, यूज सेक्शनल टेस्ट। बच्चों सेक्शनल टेस्ट टू पिन पॉइंट वीक एरियाज एंड फोकस ऑन देम। हम सेक्शनल टेस्ट केवल एलजेब्रा का टेस्ट दिया, केवल अर्थमेटिक का टेस्ट दिया, केवल ज्योमेट्री का टेस्ट दिया, तो वहां हमको पता पड़ जाता है कि सर ये ज्योमेट्री के अंदर ये मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है, ये मेरा वीक एरिया है, तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम होगा। हम सेकंड फेज में अभी भी हम उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वापस देख सकते हैं, क्लियर, उस पर कुछ अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइडेंटिफाई वीक एरियाज हमारा काम रहेगा बच्चों किसमें? सेकंड फेज के अंदर। डेली स्टडी प्लान, जैसे जैसे एग्जाम पास में आ रहा है बच्चों, हमें हमारे जो आवर्स है वो इंक्रीज करने पड़ेंगे। 4 to 5 आवर्स आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा, 4 to 5 आवर्स आपको पढ़ना पड़ेगा क्वांट इन द सेकंड फेज ऑफ 150 डेज गाइस। कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन, फोकस ऑन एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये आप धीरे धीरे बिल्डअप करने ही वाले हैं। कॉन्सेप्ट्स, आपने जो भी कॉन्सेप्ट सीखे उसकी एप्लीकेशन आपको अप्लाई करना आना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस आपको करना है, दैट्स इट। तो आई थिंक यहां तक की बात है आपको क्लियर है स्टूडेंट्स, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट सेगमेंट फेज 3 में जो हमारा फाइनल सेगमेंट है 101 से लेके 150 डेज का, इसमें हम क्या करने वाले हैं, क्या स्ट्रेटेजी हमारी होने वाली है? डेली मॉक टेस्ट। टेक वन फुल लेंथ टेस्ट एवरी अल्टरनेट डे एंड एनालाइज इट thoroughly। यहां मैंने अल्टरनेट डे इसलिए लिखा है बच्चों क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि आप प्रिपरेशन अब शुरू कर रहे हैं। 150 डेज के हिसाब से मैंने लिखा है बच्चों कि वहां आप अल्टरनेट डे पे एक मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, फुल लेंथ टेस्ट। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप प्रिपरेशन बहुत पहले से शुरू कर चुके हैं तो आप मॉक टेस्ट बहुत जल्दी देने लग जाएं, और लास्ट में आप अल्टरनेट डेज पे नहीं, डेली एक मॉक टेस्ट दें, चाहे तो मॉर्निंग में दें चाहे इवनिंग में दें, जो भी आपको आपके एडमिट कार्ड भी काफी जल्दी मिल जाने हैं स्टूडेंट्स। तो एडमिट कार्ड पे जो आप टाइम देख पा रहे हैं, माना कि आपका एग्जाम का टाइम 8 to 10 है या 12 to 2 है या 4 to 6 है, तो जो आपका टाइम है उसी सेगमेंट पे उसी टाइम पर आपको क्या देना है? मॉक टेस्ट देना है। ओके, तो मॉक टेस्ट को लेके मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, कैसे उसको एनालिसिस करना है, सब कुछ करना है, वो बात मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं फॉर श्योर। ओके, तो रिवीजन, डेली रिवीजन ऑफ की कांसेप्ट्स, फॉर्मूला एंड शॉर्टकट्स, ये तो हमें करना ही है बाय डिफॉल्ट। अगर मैं नहीं लिखता तो भी बच्चों को ये बात पता है कि हमें रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। एरर एनालिसिस, जो भी आपका एरर आ रहा है बच्चों, आप कहां गलती कर रहे हैं, क्यों किया, क्या मैंने कोई सिली मिस्टेक किया है ना, ये सब आपको पता होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट, प्रैक्टिस मैनेजिंग टाइम इफेक्टिवली अक्रॉस सेक्शंस ड्यूरिंग मॉक्स। बच्चों ध्यान दें, मॉक्स के अंदर आपको क्या करना है, जो भी आपके सेक्शन से उस पर कितना टाइम आपका जा रहा है, कितना टाइम आपको इन्वेस्ट करना है किसी भी सेक्शन में। सेक्शन मतलब यहाँ अलग अलग सेक्शन नहीं मिलने वाले कि 20 मिनट का है तो 5-5, 40 मिनट का है तो 8-8 मिनट आपको मिल गए 5 सेक्शन के, ऐसा नहीं है बच्चों। यहां मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एलजेब्रा में कहीं मैंने 23 मिनट तो नहीं ले लिए, ज्योमेट्री में 2-3 क्वेश्चन जो मिले थे उन्हें सॉल्व करने के लिए कहीं 25 मिनट तो नहीं ले लिए मैंने। ये ऐसा गलती हमें नहीं करना है बच्चों, क्योंकि हर सेक्शन में क्या आपको इजी क्वेश्चन मिल जाएंगे। अर्थमेटिक में अगर 9 to 10 क्वेश्चन है तो वहां 3 to 4 क्वेश्चन तो डूएबल हैं, वो तो आपसे होने ही होने। क्लियर, अगर आपने सीरियस प्रिपेयर किया है तो। और अगर ज्योमेट्री की बात करें तो 3 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन आप कर लेते हैं। एलजेब्रा में 2 क्वेश्चन में आप कंफर्टेबल, 2-3 क्वेश्चन में आप कंफर्टेबल होने फॉर श्योर। तो गलती क्या होती है कि बच्चा वो 9 क्वेश्चन लेके बैठा है अर्थमेटिक के, 9 to 10 क्वेश्चन, अब 3 हो गए, बाकी जो 5 बच्चे उनमें जोड़ लगा रहा है ना, जोड़ लगा रहा है तो उसमें 20 मिनट भी जा रहे हैं और केवल 3 क्वेश्चन सोल्व हो पा रहे हैं। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, इसीलिए मैंने आपके लिए टॉपिक मेंशन किया है, टाइम मैनेजमेंट, प्रैक्टिस मैनेजिंग टाइम इफेक्टिवली अक्रॉस सेक्शंस ड्यूरिंग मॉक्स। सेक्शनल बैलेंस, एंश्योर बैलेंस प्रिपरेशन अक्रॉस ऑल सेक्शंस ऑफ कैट with an increased focus on quant if needed। तो आई थिंक स्टूडेंट यहां तक की बात आपको क्रिस्टल क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा डेली रूटीन क्या होना वाला है बच्चों,
मॉक टेस्ट 2 आवर्स फॉलोड बाय डिटेल्ड एनालिसिस 2 आवर्स। ये लास्ट की 50 डेज की मैं बात कर रहा हूँ, लास्ट की 50 डेज की। लास्ट 50 डेज में एक टेक्नल, एक फुल लेंथ टेस्ट हम देने वाले हैं डेली। 2 आवर का वो मॉक टेस्ट होगा, उस 2 आवर उसको एनालाइज करने में लगेंगे। मतलब सुबह 6 to 10 तक को पैक है आपका। 6 to 10 में केवल मॉक की बात हो रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आफ्टरनून डिवाइस वीक एरियाज, आइडेंटिफाई द मॉक एनालिसिस। इवनिंग में प्रैक्टिस हाई डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन। लास्ट में केवल हाई डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन करने हैं आपको लास्ट की 50 दिन में। ऐसा नहीं है कि सर वही परसेंटेज निकाल रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं करने। हाई डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन करने हैं लास्ट के 50 दिनों में। ओके नाउ लास्ट आपकी फाइनल जो की फॉर सक्सेस जो आना है बेटा, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। ये मैंडेटरी है बच्चों, केवल कैट एग्जाम के लिए नहीं, पूरे जीवन का सार है ये। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस अगर आपकी है तो आप अच्छा करेंगे उस फील्ड के अंदर, जिस भी फील्ड की है। आप अच्छा खेल रहे हैं, आप डेली खेलिए, आप अच्छा खेलने लग जाएंगे। आप डेली मैच करिए, आप मैच में अच्छे हो जाएंगे। आप डेली रनिंग करिए, आप रनिंग में अच्छे हो जाएंगे। जो भी काम आपका कंसिस्टेंट है, आप उसमें अच्छा करेंगे, फॉर श्योर अच्छा करेंगे। ओके ना, मॉक एनालिसिस मतलब ये तो कैट एग्जाम के लिए तो हमें करना ही है। मैं तो भावनाओं में बह गया और आपको पूरा जीवन का सार बताने लगा। मॉक एनालिसिस, स्पेंड एज मच टाइम एनालाइजिंग मॉक्स एज यू स्पेंड टेकिंग देम। 2 घंटे का मॉक था, 2 घंटे उसको एनालाइज हमें करना है। हेल्दी रूटीन हमें रखना है। लास्ट के 50 दिनों में तबियत खराब हो जाना, 3 दिन खराब कर देना हमारी प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है। तो लास्ट के 50 डेज में या पूरी थ्रू आउट प्रिपरेशन में ध्यान रहे कि कभी भी ऐसी तबियत खराब ना हो जाए कि 4-5 दिन हम बेड पे चले गए या बिल्कुल हम कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारी प्रिपरेशन को डैमेज करता है। और कहीं ना कहीं अगर हमारे 99 परसेंटाइल आ रहे थे तो 98.3 भी अगर रह जाते हैं इस कारण, तो ऐसा गलती ना करें। हेल्दी रूटीन फॉलो करें गाइस। मेंटेन ए हेल्दी स्टडी रूटीन विद ब्रेक्स एंड फिजिकल एक्टिविटी, फील्ड लर्निंग, engage in group studies और discussions to gain different perspectives। बच्चों इस पे ये आपका कॉल है बच्चों, इसमें मैं आपको ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा। हाँ, अगर आप ग्रुप स्टडी में कंफर्टेबल हैं तो ही करें। कई बार अलग अलग बच्चे टू बच्चे वेरी करता है बच्चों। कई बच्चे बिल्कुल एकांत पे पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल अलोन होना चाहिए, बिल्कुल रात को 3 बजे पढ़ते हैं सर हम तो, बंदा ना बंदे की जात। ओके, और कुछ बच्चे ग्रुप स्टडी में कंफर्टेबल होते हैं, तो जैसे आप सही समझे। स्टे अपडेटेड, कीप एन आई ऑन एग्जाम अपडेट्स एंड चेंजेस इन द पैटर्न। अगर कुछ चेंज होते हैं बच्चों तो आपको पता होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। By following this structured approach over the last 150 days, you can significantly enhance your QA skills and boost your confidence for the CAT 2024 एग्जाम। तो आई थिंक बच्चों यहां तक की बात है आपको क्रिस्टल क्लियर है। ये आपका पूरा स्ट्रेटेजी होने वाला है। और भी कोई आपको कुछ भी कंसर्न क्वांट सेक्शन में आपको लगता है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताइए। अलजेब्रा को लेकर पूरी सीरीज हम लॉन्च कर चुके हैं। बहुत सारा कंटेंट मैं ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, तो उस कंटेंट को कंप्लीट कर लें। आई गारंटी यू कि ये कंटेंट आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। 150 डेज अगर बचे हैं, हम यहां टाइम खराब नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि मैं 1 जुलाई से शुरू करूंगा, 1 जुलाई को लगेगा कि मेरा बर्थडे आने वाला है तो बर्थडे के बाद शुरू करूंगा, फिर मेरे दोस्त का बर्थडे आने वाला है, फिर मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे आने वाला है, उसके बाद में शुरू करूंगा। तो ऐसे करते करते आप बहुत लेट हो जाते हैं और बाद में आप अगस्त और सितंबर मंथ में पूछते हैं कि क्या क्या पढ़ें, सेलेक्टिव कुछ पढ़ना पड़ेगा। अब पूरा तो पढ़ ही नहीं सकते, तो वो हालत ना हो आपकी। 150 डेज है, एक दिन छोड़ो, 1 मिनट आपको वेस्ट नहीं करना है। प्रिपरेशन को जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी शुरू कर दें, और आपके लिए बहुत सारा कंटेंट में लेकर आता रहूंगा। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस क्लास। वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट क्लास with some more amazing concepts and questions guys। क्वांट की क्लास कंटिन्यू होने वाली है। Till then, bye bye, take care, thank you so much guys।